नमस्कार बच्चों, अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है उसका नाम है आंत्र। क्या है बच्चों? आंत्र। तो अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अपना क्या आ जाएगा बच्चों? आंत्र आ जाएगा। ठीक है। ये आहार नाल की अगर हम बात करें बच्चों, तो आहार नाल में सबसे बड़ा या सबसे मुख्य भाग कौन होता है? आंत्र वाला होता है। तो एक चीज याद रखना, यह आहार नाल का मुख्य भाग होता है, मुख्य व बड़ा भाग होता है। इन दो चीजों का ध्यान रखना बच्चों। जो आहार नाल आप पढ़ रहे थे, उस आहार नाल का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य भाग कौन सा होता है? आंत्र होता है। कंप्लीट। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें, हमने बोल तो दिया है कि भाई ये सबसे लंबा भाग होता है या सबसे बड़ा भाग होता है। तो इसकी लंबाई की बात करें बच्चों, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई होगी बच्चों 7 से 8 मीटर। कितनी होगी इसकी लंबाई? 7 से 8 मीटर। आप देखिएगा, हमने आहार नाल की लंबाई कितनी बताई? लगभग 10 मीटर। उसमें से 7 से 8 मीटर लंबाई किसकी है? टोटल आंत्र की है। तो कहने का मतलब ये सबसे लंबा व बड़ा भाग होता है। कंप्लीट है यहां तक। अगर हम बात करें बच्चों, तो आंत्र को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। बच्चों, आंत्र को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो आंत्र होती है ना बच्चों, उसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो जाएगी बच्चों कौन सी? छोटी आंत्र, जिसे हम बोलेंगे क्षुद्रांत। और दूसरी हो जाएगी बच्चों बड़ी आंत्र, जिसे हम क्या बोलेंगे? बृहदांत्र। ये दो है बच्चों। आंत्र को दो भागों में हमने बांट दिया, एक तो छोटी आंत्र में, दूसरा बड़ी आंत्र में। इन दोनों की सम्मिलित लंबाई कितनी होगी? 7 से 8 मीटर होगी। ओके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, किसकी बात करेंगे? छोटी आंत्र की। अरे सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? छोटी आंत्र की। तो आपने बच्चों ये कल इस प्रकार का आमाशय बनाया होगा। आमाशय से जो संरचना जाती है, ये वाली, ये पूरी की पूरी नीचे की ओर जो कुंडलित हो जाती है, ये सारी के सारी संरचना बच्चों क्या कहलाती है? छोटी आंत्र। ये सारी संरचना बच्चों क्या होती है? छोटी आंत्र। इसमें आप देखो, ये वाला भाग आपने ग्रहणी बताया होगा। चित्र में इस वाले भाग को आपने क्या बोला है? ग्रहणी बोला है। तो ग्रहणी भी किसका भाग है बच्चों? आंत्र का। और कौन सी आंत्र का? तो ये छोटी आंत्र का भाग है। कंप्लीट है। पहले इसे मिटा देते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमने आंत्र को कितने भागों में बांट दिया बच्चों? दो भागों में बांट दिया। एक तो हो गई छोटी आंत्र और दूसरे नंबर पर आ गई बड़ी आंत्र। छोटी आंत्र को हमने बोला है क्षुद्रांत और बड़ी आंत्र को हमने क्या बोल दिया बच्चों? बृहदांत्र। कंप्लीट। छोटी आंत्र की बात करें, यह सबसे लंबी आंत्र होती है। अगर बच्चों इसकी भी हम बात करें, तो छोटी आंत्र सबसे लंबा हिस्सा होता है। सबसे लंबा हिस्सा होता है कौन बच्चों? छोटी आंत्र। इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 5। तो याद रखना, इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 मीटर मानी जाती है। कंप्लीट है क्या? तो हमने बोला आहार नाल में सबसे लंबा पोर्शन कौन सा हो गया बच्चों? सबसे लंबा हो गया आंत्र। और आंत्र में भी सबसे लंबा कौन सा हो गया? छोटी आंत्र। क्योंकि छोटी आंत्र की लंबाई कितनी हो गई? 4 से लेकर 5 मीटर हो सकती है। ये हमने छोटी आंत्र की बात कर ली। ओके। अब हम बात करेंगे कि छोटी जो आंत्र होती है ना, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है और क्या काम ये करती है। तो आगे हम बढ़ते हैं छोटी आंत्र के बारे में। इसे दो भागों में, कितने भागों में बच्चों? दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। हम छोटी आंत्र को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं बच्चों?
दो भागों में हम छोटी आंत्र को विभाजित कर सकते हैं। अरे हम छोटी आंत्र को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। इसका पहला जो भाग है बच्चों वो कहलाएगा ग्रहणी। अरे इसका पहला भाग क्या कहलाएगा? ग्रहणी। और इसका जो दूसरा भाग है बच्चों वो कहलाएगा इलियम। दूसरा भाग क्या कहलाएगा इसका? इलियम। ये दो भाग होते हैं बच्चों जिसमें हम छोटी आंत्र को बांटते हैं। कंप्लीट है? अरे साथ के साथ समझते हुए चले जाना। छोटी आंत्र को कितने भागों में बांटा हमने? दो भागों में। एक तो ग्रहणी हो गया बच्चों, और ग्रहणी के बाद दूसरे नंबर पर क्या हो गया? इलियम हो गया। ओके, हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ग्रहणी की। अरे हम सबसे पहले किसके बारे में बताएंगे? ग्रहणी के बारे में। तो देखिए ग्रहणी क्या होती है। यह छोटी आंत्र का अग्रभाग होता है। बच्चों छोटी आंत्र का अग्रभाग कौन होगा? ग्रहणी होगा। अरे बच्चों छोटी आंत्र का अग्रभाग कौन होगा? ग्रहणी होगा। तो छोटी आंत्र का अग्रभाग कौन होता है बच्चों? ग्रहणी होता है। सबसे ऊपर आपने देखा होगा यह यू आकार की होती है। बच्चों इसका आकार कैसा होता है? यू आकार होता है। आकार कैसा होता है बच्चों इसका? यू। आप देखोगे तो वहां पर इस प्रकार का आकार है, आप सी आकार बताओगे, परंतु इसका आकार यू माना जाता है। कौन सा आकार माना जाता है बच्चों इसका? यू आकार माना जाता है। कंप्लीट है? आगे इसी में हम पढ़ेंगे, आगे इसी में बढ़ेंगे बच्चों। ग्रहणी के बारे में हमने पढ़ा कि जो छोटी आंत्र है उस छोटी आंत्र का सबसे अग्रभाग कौन होता है? ग्रहणी होता है। चित्र में देखिएगा आप, ग्रहणी इस प्रकार की संरचना हमने बनाई थी। यहाँ से अपने इस प्रकार की पत्ती समान संरचना निकाली थी जिसे क्या नाम दिया था बच्चों? अग्नाशय। और यहाँ से वापस ऐसी नलिका निकाली थी जिसे हमने यकृत बोला था। और यकृत में क्या पाई गई थी बच्चों? पित्ताशय। यही हमने बोला था। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि कि ग्रहणी में अग्नाशय व पित्तवाहिनियां दोनों ही आकर खुलती है। ये पित्तवाहिनी और ये अग्नाशय ये दोनों किस में खुलेंगे बच्चों? ग्रहणी में खुलेंगे। तो सबसे मेन लाइन है, स्टार लगा लेना इसके लिए। क्या क्या लिखोगे बच्चों? ग्रहणी में अग्नाशय व पित्तवाहिनी दोनों ही खुलती है। ये चीज याद रखना बच्चों, सबसे मेन चीज है। क्वेश्चन आ जाता है अग्नाशय वाहिनी किस में जाकर खुलती है? तो ग्रहणी में खुलती है। या पित्तवाहिनी किस में आकर खुलती है? कि ग्रहणी में खुलती है। तो ग्रहणी में अग्नाशय व पित्तवाहिनी दोनों ही आकर खुलती है। यहाँ तक कंप्लीट। ये ग्रहणी वाला पोर्शन हो गया। ग्रहणी के बाद बच्चों नंबर 2 पर कौन आएगा? इलियम। नंबर 2 पर कौन आएगा बच्चों? इलियम आएगा। नंबर 2 पर कौन सा पोर्शन आ जाएगा? इलियम आ जाएगा। हम इलियम को पढ़े, हम इलियम को समझे, उससे पहले हमें इलियम की संरचना की जानकारी होना जरूरी है कि इलियम में कितने स्तर पाए जाते हैं। तो याद रखना, मैंने आपको बोला था आमाशय हुआ, छोटी आंत्र हुई, बड़ी आंत्र हुई, इन सब में 4 स्तर पाए जाएंगे। कितने स्तर पाए जाएंगे बच्चों? 4 स्तर। अरे बताया था तुम्हें कि इन सब में कितने स्तर मिलेंगे? 4 स्तर। नहीं बताया जाएगा चित्र में? 1 2 3 और 4 स्तर मिलेंगे। सबसे बाहर का स्तर क्या कहलाएगा बच्चों? सबसे बाहर का स्तर का क्या नाम था? सिरोसा। इसके बाद पेशी स्तर, फिर सब म्यूकोसा, और नंबर 4 पर म्यूकोसा। तो सबसे पहले क्या था? सिरोसा। सिरोसा। इसके बाद क्या था बच्चों? पेशी स्तर। पेशी स्तर के बाद क्या आएगा बताइए जरा? सब म्यूकोसा। इसके बाद कौन आएगा? सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? म्यूकोसा आ जाएगा। कंप्लीट है। हमने 4 स्तर की बात करी थी। तो हम आंत्र का जो इलियम भाग है बच्चों, उस इलियम भाग का अनुप्रस्थ काटेंगे, अर्थात उसके स्तर को हम देखेंगे। तो हमें कितने स्तर देखने को मिलेंगे?
4 स्तर देखने को मिलेंगे। अगर मैं इस भाग को इस प्रकार से काट दूं और इस भाग को फैला दूं, आपने टायर देखा होगा बच्चों, गोलाकार होता है। हमने यहाँ पर ये संरचना गोलाकार ले दी। हम टायर को काट कर अगर उसे फैलाए तो गोलाकार संरचना कैसी हो जाएगी बच्चों? लंबी हो जाएगी। तो इस संरचना को हम लंबी करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लंबी करेंगे तभी इसकी संरचना को समझ में आ पाएगी हमारे। हमने इस संरचना को बच्चों लंबी कर दिया। ये सबसे बाहर जो स्तर था, ये जो सबसे बाहर की ओर बच्चों स्तर पाया गया था, इसे हमने क्या बोल दिया? सिरोसा। सिरोसा के अंदर बच्चों जो स्तर अपने को देखने को मिला, इस स्तर को हमने क्या बोल दिया? पेशी स्तर। कौन सा स्तर बोल दिया बच्चों हमने इसे? पेशी स्तर। पेशी स्तर के भी अंदर अगर हम आते हैं तो हमें इस प्रकार का स्तर देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के अंदर इस प्रकार का स्तर मिलेगा बच्चों, और इस स्तर को अपन क्या बोल देंगे? म्यूकोसा। तो 4 स्तर जो थे ना बच्चों, उन चारों स्तरों को हमने क्या कर दिया? लंबाई में फैला दिया। अब क्या होता है, ये जो म्यूकोसा स्तर होता है ना बच्चों, ये जो म्यूकोसा स्तर होता है, इस स्तर में लगभग 8 मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर बच्चों? लगभग 8 मिलीमीटर के इस प्रकार के लंबे लंबे प्रवर्ध मिलते हैं। कितनी है इनकी लंबाई बच्चों? 8 मिलीमीटर के लंबे लंबे प्रवर्ध मिलते हैं। इन प्रवर्ध को बोला जाता है केकरिंग। क्या बोला जाएगा बच्चों? केकरिंग के वलय बोला जाता है। पूरा नाम क्या है इनका? केकरिंग के वलय। आप तो केकरिंग याद रखना। हमने जो वो 4 स्तर थे ना बच्चों, उन 4 स्तरों का अध्ययन अच्छी तरीके से करने के लिए हमने बीच में से उन्हें काट दिया, और बीच में से काट कर हमने जैसे लंबाई में लिया तो 4 स्तर हमारे पास आ गए। सबसे बाहर वही मिला हमें सिरोसा। सिरोसा के अंदर अपने को क्या मिला बच्चों? पेशी स्तर। उसके अंदर क्या मिला? सब म्यूकोसा। और अंत में क्या मिला बच्चों अपने को? म्यूकोसा। अब हमने देखा सूक्ष्मदर्शी से, नग्न आंखों से आप नहीं देख पाओगे, आपको आंखों से दिखाई भी नहीं देगा, इतनी सूक्ष्म संरचना होती है। तो हमने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इस प्रकार की संरचनाएं पूरी की पूरी छोटी आंत्र में दिखाई देती है। और छोटी आंत्र के भी कौन से भाग में बच्चों? इलियम भाग में दिखाई देती है। तो इस प्रकार की संरचना अपने को दिखाई देती है, जिनकी लंबाई कितनी हो सकती है? 8 मिलीमीटर। बच्चों जिनकी लंबाई कितनी देखने को मिली? 8 मिलीमीटर। हमने इन संरचना को क्या बोल दिया? केकरिंग। अरे इन संरचना को हमने क्या बोला बच्चों? केकरिंग बोला। फिर हमने देखा कि इनके ऊपर भी इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र मिले। अरे इन केकरिंग के ऊपर भी हमें छोटे छोटे क्या मिले बच्चों? छिद्र मिले। इन छिद्रों को क्या बोला जाता है? रसांकुर। क्या बोला जाता है? रसांकुर कहा जाता है। याद रखना, हमें म्यूकोसा में लंबे लंबे प्रवर्ध मिले, जिनकी लंबाई कितनी थी? लगभग 8 मिलीमीटर, जिसे हमने क्या बोला? केकरिंग। और केकरिंग के भी सिरे पर हमें गोलाकार सूक्ष्म छिद्र मिले, जिन्हें हमें क्या बोल दिया? रसांकुर। अगर बच्चों आप रसांकुर के भी अंदर जाओगे तो एक रसांकुर में मान लीजिए ये केकरिंग का वलय है, ये छोटा सा छिद्र है, जिसे आपने क्या बोल दिया? रसांकुर। तो इस रसांकुर के अंदर भी बच्चों बहुत सारे छोटे 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 छेद मिलेंगे, और इन सभी छिद्रों को कहा जाता है सुषमांकुर। क्या कहा जाता है? सुषमांकुर। इन रसांकुरों की लंबाई होती है बच्चों 1 मिलीमीटर, और इन सुषमांकुरों की लंबाई होती है 1 माइक्रोमीटर। आ रहा है क्या समझ में? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? सबसे महत्वपूर्ण भाग है, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आता है, और इसके बाद ही आपका पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। पाचन तंत्र में कोई ज्यादा दमबाजी नहीं है, इसकी छोटी आंत्र आपको समझना है। और छोटी आंत्र में कौन सा भाग? इलियम। इलियम भाग में क्यों समझना है? क्योंकि इलियम भाग में इसकी आंत्र को काटकर इसका अध्ययन किया जाता है। तो देखा जाता है कि कितने स्तर पाए जाते हैं? 4 स्तर पाए जाते हैं। कोई सी भी ले लो आहार नाल, सब में कितने स्तर मिलेंगे? 4।
तो ज़्यादा दिमाग में बिठाना ही नहीं। सबसे बाहर सिरोसा, फिर पेशी स्तर, फिर सब मिकोसा, उसके बाद मिकोसा। इसमें अलग वाली बात यह है कि हमने जैसे मिकोसा की बात करी बच्चों, तो हमें मिकोसा में इस प्रकार के लंबे लंबे पर्वत दिखाई दिए जिनकी लंबाई कितनी थी, 8 मिलीमीटर। और इन लंबे लंबे पर्वत को हमने क्या बोला, केक रिंग बोला। फिर जैसे उनके अंदर हमने देखा तो इन लंबे लंबे पर्वत पर गोलाकार संरचना हमें दिखाई दी। इन गोलाकार संरचना को क्या बोलते हैं बच्चों, रसांकुर कहा जाता है। इन गोलाकार संरचना को हम क्या बोलेंगे, रसांकुर। और इनकी लंबाई कितनी है, 1 मिलीमीटर। अगर ये 8 मिलीमीटर है तो 8 में से 1 मिलीमीटर तो क्या है बच्चों, रसांकुर। और इनकी लंबाई कितनी है, 7 मिलीमीटर। टोटल कितना माना जाता है, 8 मिलीमीटर। अब इन रसांकुर के अंदर भी अगर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र मिलते हैं। उन छिद्रों को भी हम क्या बोलेंगे, सुषमांकुर बोलेंगे। अरे क्या बोल देंगे बच्चों, सुषमांकुर बोल देंगे। जिनकी लंबाई कितनी है, 1 माइक्रोमीटर, मतलब मिलीमीटर से भी बहुत कम उनकी लंबाई होती है सुषमांकुरों की। अब आपने देखा होगा भोजन हम जो ग्रहण करते हैं, इस भोजन का पाचन होता है, इस भोजन का अवशोषण होता है। तो बच्चों भोजन का पाचन व अवशोषण कहाँ पर होता है, आंत्र में होता है। भोजन का पाचन व अवशोषण कहाँ होगा, आंत्र में। और आंत्र में भी किसमें, छोटी आंत्र में। आंत्र में भी किसमें होगा बच्चों, छोटी आंत्र में। और छोटी आंत्र के भी कौन से भाग में, इलियम वाले भाग में। छोटी आंत्र के भी किस भाग में, इलियम वाले भाग में। इलियम वाले भाग में ही क्यों होता है, कोई आपसे पूछ ले तो याद रखना, इलियम वाले भाग में बहुत सारे सुषमांकुर व रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन व अवशोषण करने का कार्य करते हैं। यह है बात बच्चों। अरे बात समझ में, भोजन का पाचन व अवशोषण कहाँ पर होगा, छोटी आंत्र में। छोटी आंत्र के भी कौन से भाग में, इलियम वाले भाग में। क्यों होगा साहब, क्योंकि इलियम वाले भाग में बहुत सारे रसांकुर व क्या पाए जाते हैं, सुषमांकुर, जिसके कारण भोजन के पाचन व अवशोषण की सतह बढ़ जाती है। यहां तक क्लियर है। एक चीज और याद रखना इसमें कि जो म्यूकोसा वाला भाग है इसमें इस प्रकार के लंबी लंबी वाहिनियां पाई जाती है, संयोजी वाहिनियां। और इन संयोजी वाहिनियों में बच्चों क्या होती है, रक्त नलिकाएं होती है। इन संयोजी वाहिनियों में क्या होती है बच्चों, रक्त नलिकाएं होती है। और इन संयोजी ऊतकों को बोला जाता है प्रोपिया। एक नाम याद रखना, क्या बोलेंगे बच्चों इन्हें, प्रोपिया। तो प्रोपिया भी कौन से भाग में मिलेगा, म्यूकोसा में। और प्रोपिया में क्या पाई जाती है कि साहब रक्त वाहिनियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रक्त वाहिनियां। क्योंकि इन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पूरे भाग में ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी है। और ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करेगा, रक्त। इसी कारण जगह जगह रक्त वाहिनियां पाई जाती है। तो ये चित्र हो गया बच्चों। अब हम इलियम वाले भाग के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे, इलियम वाले भाग के बारे में। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये इलियम वाला भाग कौन सा होता है, पहले उसकी याद रखना। ये जैसे आपने ये चित्र बनाया होगा बच्चों, इसमें इस प्रकार से आपने ये भाग बनाया होगा। ये जो कुंडलित भाग होता है ना बच्चों, ये सारा का सारा कुंडलित भाग क्या होता है, इलियम। अरे जितना भी कुंडलित भाग है ना बच्चों, ये सारा का सारा कुंडलित भाग क्या होता है, इलियम होता है साहब। कंप्लीट है। तो लिखो, यह ग्रहणी के बाद वाला भाग होता है। ये लाइन क्लियर है क्या बच्चों, यह किसके बाद पाया जाता है, ग्रहणी के बाद पाया जाता है। ओके, यह छोटी आंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। तो बच्चों छोटी आंत्र का भी सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, इलियम। याद रखना, अपन ऊपर लिखना भूल गए, ग्रहणी जो है ना बच्चों, ग्रहणी की लंबाई मानी जाती है 15 सेंटीमीटर। इस चीज का याद रखना, ग्रहणी की लंबाई कितनी मानी जाती है, 15 सेंटीमीटर। यह छोटे आंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी लंबाई की बात करें बच्चों तो लंबाई मानी जाती है लगभग 3 से 4 मीटर। इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है बच्चों, लगभग 3 से 4 मीटर। ओके, आगे आ जाओ। इलियम
अब मैं सीधा नोट्स के बारे में लिखता हूं, मैंने चित्र आपको समझा दिया। तो आगे हम बढ़ते हैं। इलियम के कौन सा भाग बच्चों, लास्ट में कौन सा भाग था, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। इलियम के म्यूकोसा भाग में संयोजी उत्तक, समझ गए बच्चों, संयोजी उत्तक पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, जिन्हें प्रोपिया कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, क्या कहेंगे बच्चों, जिन्हें हम प्रोपिया कहते हैं। तो याद रखना कि जो इलियम वाला भाग है ना बच्चों, इस इलियम वाले भाग में, जो इलियम वाला भाग है बच्चों, इस इलियम वाले भाग में संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। और संयोजी उत्तक को हम क्या बोलेंगे, प्रोपिया। और प्रोपिया का मतलब हो गया, इसमें क्या मिलेगा बच्चों आपको, इसमें रक्त वाहिनियां मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों, इसमें रक्त वाहिनियां मिलेगी। तो हमने यही लिखा कि इलियम के म्यूकोसा भाग में संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। आप चाहो तो सीधा लिख दो कि इलियम में प्रोपिया पाया जाता है, और प्रोपिया में क्या मिलेगी बच्चों, रक्त वाहिनियां पाई जाती है। तो प्रोपिया में क्या मिली बच्चों आपको, रक्त वाहिनियां। सबसे मेन स्टार लगा के लिखने वाला पॉइंट क्या है बच्चों, कि म्यूकोसा में लगभग 8 मिलीमीटर के लंबे प्रवर्ध पाए जाते हैं। म्यूकोसा में बच्चों क्या होता है, 8 मिलीमीटर के लंबे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें केकरिंग के वले, जिन्हें क्या बोल देंगे बच्चों हम, केकरिंग के वले कहते हैं। ये चीज याद रखना कि जो म्यूकोसा वाला भाग है उसमें लंबे लंबे, लगभग कितने लंबे, 8 मिलीमीटर लंबे संरचना या प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोल देंगे बच्चों, जिन्हें केकरिंग के वले कहते हैं। कंप्लीट। आगे लिखो, केकरिंग में या केकरिंग के सिरे पर गोलाकार 1 मिलीमीटर की लंबाई, केकरिंग के सिरे पर गोलाकार 1 मिलीमीटर की लंबाई के छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को क्या बोलेंगे बच्चों, रसांकुर कहते हैं। इन छिद्रों को हम क्या बोल देंगे साहब, इन छिद्रों को रसांकुर कहते हैं। अगली लाइन से, रसांकुर पर अनेक क्या पाए जाते हैं बच्चों, सुषमांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर पर बहुत सारे क्या पाए जाएंगे बच्चों, सुषमांकुर पाए जाएंगे। और लास्ट एरो, इलियम में, इलियम भाग में भोजन का पाचन व अवशोषण होता है। याद रखना बच्चों, जो इलियम भाग है ना, इलियम भाग में भोजन का क्या क्या होता है, पाचन होता है और अवशोषण होता है। क्योंकि क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसमें सुषमांकुर पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं बच्चों, सुषमांकुर पाए जाते हैं। तो याद रखना, ये सुषमांकुर भोजन का क्या क्या करेंगे, यह सुषमांकुर भोजन का पाचन करेंगे और यही सुषमांकुर भोजन का अवशोषण भी करेंगे। कंप्लीट है। ये बात हो गई बच्चों छोटी आंत्र की। ये बात किसकी हो गई, छोटी आंत्र की। अब बच्चों धीरे धीरे स्पीड बढ़ने वाली है। जैसे मैंने आपसे बोला था 70 दिन में सिलेबस, तो स्पीड बढ़ा लो, ठीक है। तो अब धीरे धीरे बच्चों स्पीड बढ़ने वाली है, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए। ये जो संडे है, ये जो संडे आ रहा है बच्चों, इसमें इसी पाचन तंत्र का टेस्ट लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, आप कितना पढ़ रहे हो ये आपको पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। लगभग इस चैप्टर में से 30 क्वेश्चन आएंगे। आधे घंटे का आपके पास समय रहेगा, ऑनलाइन पेपर आ जाएगा, ऑनलाइन आपको सबमिट कराना है।
ओके, अगर कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो आप कॉल कर सकते हो, मोबाइल नंबर है सही। आप अगर रेगुलर पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर प्रॉब्लम आती है तो तुरंत कॉल कीजिए, या उस प्रॉब्लम को जैसे आप नोट्स लिख रहे हो अंडरलाइन करके व्हाट्सएप भेज दीजिए। कंप्लीट है बच्चों। इसके बाद हम दूसरे नंबर की बात करेंगे, बड़ी आत्र। इसके बाद कौन सा पोर्शन आ गया बच्चों, बड़ी आत्र, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, वहदांत्र। बड़ी आत्र, इसे हम क्या बोल सकते हैं, वहदांत्र। याद रखना, इसकी जो लंबाई मानी जाती है ना, वो 1.5 से 2 मीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है बच्चों, 1.5 से लेकर 2 मीटर। तो याद रखना, इसकी लंबाई लगभग 1.5 से 2 मीटर होती है। लगभग 2 मीटर ही होती है बच्चों। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 से लगभग 2 मीटर मानी जाती है। ओके, इस भाग को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। बच्चों ये जो भाग है ना, इस भाग को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं हम, 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग क्या हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो पहला भाग हो जाएगा सिकम, और दूसरा भाग हो जाएगा कोलोन। पहला भाग तो क्या हो गया बच्चों, सिकम, और दूसरा भाग क्या हो गया, कोलोन। तुरंत सिकम की हम बात करते हैं, पहले नंबर पर किसकी बात करेंगे, सिकम। तो एक चीज याद रखना, छोटी आंत्र व बड़ी आंत्र को जोड़ने वाली संरचना क्या होगी, सिकम होगी। अरे छोटी आंत्र को और बड़ी आंत्र को जोड़ने वाली संरचना क्या है, सिकम। लिखो एक लाइन, छोटी आंत्र व बड़ी आंत्र को जोड़ने वाली संरचना। तो सिकम क्या होती है बच्चों, छोटी आंत्र व बड़ी आंत्र को जोड़ने वाली संरचना होती है। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, जो ओनली शाकाहारी फल फ्रूट पत्तियां इनको ही खाते हैं, पेड़ पौधों को, उन्हें बोलेंगे शाकाहारी। और शाकाहारी प्राणियों में जो सिकम है ना, सिकम में परिशेषिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, परिशेषिका, जिसे आप बोलते हो अपेंडिक्स। ठीक है ना, तो लिखो, शाकाहारी जंतुओं में सिकम परिशेषिका, जिसे क्या बोलेंगे बच्चों, अपेंडिक्स। शाकाहारी जंतुओं में सिकम परिशेषिका में खुलता है। बच्चों ये परिशेषिका क्या काम करेगी, यह सेल्यूलोज का पाचन करती है। याद रखना, शाकाहारी जंतुओं में जो सेलुलोज को खाते हैं ना, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, उनसे जो सेलुलोज प्राप्त होता है, उसका पाचन कहाँ पर होता है बच्चों, उसका पाचन होता है परिशेषिका में, अपेंडिक्स में होता है। कहाँ पर होता है, अपेंडिक्स में, परिशेषिका में। मानव की बात करें, मानव में कोई काम नहीं होता, मानव शाकाहारी नहीं है। मानव फल फ्रूट सब्जियां भी खाता है और मानव मांस भी खाता है। तो मानव हो गया बच्चों सर्वाहारी, तो उसमें तो ये अवशेष के रूप में पाई जाती है। अवशेष जानते हो ना, नामात्र के रूप में पाई जाती है। बाकी जो शाकाहारी जंतु होते हैं ना, उनमें बाकायदा बड़ी संरचना होती है परिशेषिका, और परिशेषिका में क्या काम होता है बच्चों, परिशेषिका में सेलुलोज का पाचन होता है। और एक चीज और याद रखना, इसमें सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे बच्चों, सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बच्चों, परिशेषिका में। परिशेषिका में बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या काम करेंगे साहब, ये मानव में तो नहीं है, जो जंतु शाकाहारी है ना, उन जंतुओं में लाभदायक होता है। ये बैक्टीरिया जो जंतु शाकाहारी होते हैं ना, जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, उनके लिए यह जीवाणु क्या होते हैं बच्चों, लाभदायक होते हैं या लाभकारी होते हैं। तो याद रखना, शाकाहारी जंतुओं में क्या पाई जाती है, परिशेषिका, जिसे आप क्या बोलोगे, अपेंडिक्स। क्या काम करेगी, यह
कि साहब यह सेलुलोज का पाचन करती है, और याद रखना इसमें सहजीवी क्या पाए जाएंगे, बैक्टीरिया पाए जाएंगे, जो कि उन जंतुओं के लिए लाभकारी होते हैं। ओके बच्चों, अगर हम बात करें मानव की, अगर हम मानव की बात करें बच्चों, तो याद रखना मानव में परिशेषिका अवशेषी रूप में पाई जाती है। अवशेषी जानते हो, अवशेष के रूप में पाई जाती है, ना मात्र। तो मानव में परिशेषिका अवशेषी रूप में पाई जाती है। मानव में जो बच्चों अपेंडिक्स है वो अवशेषी के रूप में पाई जाती है, कोई काम नहीं होता इसका। ओके, ये थी इसकी बात। लंबाई की बात करें अगर, इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। लंबाई कितनी हो सकती है बच्चों, 45 सेंटीमीटर। ये एक यहाँ से क्वेश्चन बन गया। और इसके बाद हम लास्ट बात करें, कौन आ जाएगा, कोलोन। ये वाला भाग जो आपने बनाया था ना बच्चों, जहाँ पर छोटी आंत्र जुड़ रही थी, इस भाग को तो बोल दिया हमने सिकम, और यहाँ से ये वाला जो भाग है ना, इस पूरे भाग को हम क्या बोलेंगे, कोलोन बोल देंगे। कंप्लीट है। तो अगला नंबर 2 टॉपिक क्या जाएगा बच्चों, कोलोन। थोड़ा सा ध्यान रखना, बोर्ड पर समझने की कोशिश करना। नहीं आए तो मेरे नंबर होंगे आपके पास। बायोलॉजी में कोई दिक्कत आए तो मुझे करना, केमिस्ट्री में आए तो ब्रजराज जी को करना, और अगर एजी में आए तो दीपक जी को करना। वैसे एग्रीकल्चर में ज़्यादा वो कुछ होता नहीं, नॉर्मल पेड़ पौधे या फिर मृदा इनके बारे में होता है, तो आपको प्रॉब्लम उनमें कम आएगी। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है केमिस्ट्री में, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती हैं, तो आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अपने डाउट को बच्चों ज़्यादा क्लियर कर लेना, यूँ नहीं कि आप लेके बैठे हुए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करो डाउट को। तो ठीक है ना, अंडरलाइन कर लो और व्हाट्सअप कर दो, ताकि वो आपके डाउट तुरंत क्लियर हो जाए। आगे बच्चों हम बात करें कोलोन की, तो याद रखना यह लगभग 1 से 1.5 मिलीमीटर लंबी संरचना होती है। कितनी होती है बच्चों, 1 से लेकर 1.5 मिलीमीटर लंबी होती है। आपने ये जो कोलोन बनाया था ना इस प्रकार का, यहाँ पर ये थैलियाँ भी बनाई थी, याद हो तो। आपने जब पाचन तंत्र का चित्र बनाया था ना बच्चों, तो वहाँ पर इस प्रकार की थैली समान संरचना भी बनाई थी। इन थैली समान संरचनाओं को बोला जाता है होस्ट्रा। क्या बोला जाता है, होस्ट्रा। क्वेश्चन आया हुआ है सन 2016 का, देख लेना उठाकर। तो याद रखना कोलोन में थैली नुमा संरचनाएं पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, जिन्हें होस्ट्रा, अंडरलाइन कर लेना, कहते हैं। जिन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, होस्ट्रा कहते हैं। और एक सबसे मेन चीज, बड़ी आंत्र में भोजन का पाचन और शोषण नहीं होता, याद रखना। इस भाग में भोजन का पाचन व अवशोषण नहीं होता। याद रखना बच्चों, इस भाग में ना तो भोजन का पाचन होता है और ना ही अवशोषण होता है। उसके बाद जो मलाशय आएगा, मलाशय में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। मलाशय में बस एक चीज़ याद रखनी है कि कोलोन के बाद एक थैलेनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, मलाशय कहेंगे। मैं लिख ही देता हूँ, इसके बाद अलग से टॉपिक आएगा बच्चों, मलाशय। मलाशय की अगर हम बात करें तो यह थैलेनुमा संरचना है। कैसी संरचना है बच्चों, ये थैलेनुमा संरचना, जिसमें क्या भरा रहेगा, जिसमें मल एकत्रित होता है। जिसमें क्या एकत्रित होता है बच्चों, मल एकत्रित होता है। और एक सबसे मेन चीज याद रखना, मलाशय में श्लेष्मीय ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है बच्चों, श्लेष्मीय ग्रंथियां पाई जाती है। इस कारण जो मल होता है ना, वो लसलसा हो जाता है। इसी कारण वो मल कैसा हो जाता है बच्चों, चिकना हो जाता है। चिकना क्यों होता है, क्योंकि जो मलाशय होता है ना, इसमें श्लेष्मीय ग्रंथियां पाई जाती है, और इन श्लेष्मीय ग्रंथियों से श्लेष्मा उस मल में मिल जाता है, जिसकी सहायता से मल क्या हो जाता है, लसलसा हो जाता है। और मल द्वार, यह एक छिद्र होता है, जिसे आप गुदा द्वार भी बोल सकते हो।
जिसकी सहायता से मल को बाहर निकाला जाता है। तो इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ कोलोन हो गया, सिकम हो गया, इलियम हो गया, ग्रहणी हो गया, अमाशय हो गया, इनमें से क्वेश्चन पूछेगा। मलाशय और मलद्वार में एक चीज याद रखनी है, मलाशय थैलेनुमा संरचना है जिसमें क्या होता है बच्चों, मल एकत्रित होता है, और मलाशय में श्लेष्मीय ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा स्त्राव करती है। इसी कारण मल कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है। ये बच्चों पाचन तंत्र कंप्लीट। कल हम तीनों ग्रंथियों की बात करेंगे, जो तीनों पाचन ग्रंथियां है उसकी बात करेंगे, और कल तीनों ही ग्रंथियों को कंप्लीट कर देंगे ताकि चैप्टर अपना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। संडे दिन टेस्ट होगा और उसके बाद नया चैप्टर अपन शुरू कर देंगे। ओके बच्चों, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।